of valid resonating structures. So first rule is electron flow occurs from high electron density to low electron density, which is very obvious. वाटर फ्लो कहाँ से होता है बेटा? जहां पे हाइयर वाटर हो, इधर लोअर वाटर हो, ऐसे वाटर है तो हाइयर से लोअर की तरह होगा. इसी तरीके से चार्ज फ्लो भी, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज चार्ज फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होगा? जहां हाई डेंसिटी है वहां से लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. वेरी गुड. तो हाई डेंसिटी किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी कंसिडर्ड होता है नेगेटिव चार्ज का, उसके बाद न्यूट्रल एटम में लोन पेयर का, उसके बाद कंसिडर्ड होता है पाई बॉन्ड का, और उसके बाद डेल्टा प्लस. डेल्टा प्लस क्या है बेटा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. डेल्टा प्लस क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो. पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. और पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका एक ऑर्बिटल वैकेंट हो. तो इस तरीके से ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन हुआ और ये लिस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन हुआ. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा. दूसरा है बेटा कि पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज्ड, ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड. जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो किसी भी एटम का प्लेस आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही डीलोकेलाइज होंगे, यानी मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये दो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये नेगेटिव जो है वो इस कार्बन को दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना. तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हुआ. ये कौन सा इलेक्ट्रॉन था बेटा? सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे है, पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हुआ. जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है, दे विल बी कंसिडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो डीलोकेलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर वो लोन पेयर का है तो भी, अगर नेगेटिव चार्ज का है तो भी, तो वो पाई के तरह से कंसीडर होगा. ठीक है, और डीलोकेलाइज होगा. तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम. जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप एटम का पोजीशन कैसे नहीं चेंज कर सकते हो. इस केस में ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये निकल के यहाँ आ जाता है. आप देखो ये कीटो फॉर्म है, डाइमिथाइल कीटोन है, ये इनॉल है. ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है. तो क्या ये रेजोनेंस है? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है, ये एक दूसरे का आइसोमर है. दीज टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड टाउटोमर्स, है ना. हम लोग सीखेंगे जब आइसोमर्स पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग सीखेंगे क्या होता है टाउटोमर्स. अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 से CH2 बन गया, इस वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना. हाँ बेटा, ये देखो इस तरीके से है आपका, यहाँ ये बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 है. तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ रहा है और ये हाइड्रोजन H+ बना के जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है. इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ से H+ निकला, O- बना, तो ये CH2 है. CH2 पे H+ निकलने के वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, और इस C का O ये ले जाने से इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया. इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, दोनों का चार्ज खत्म हो गया. अभी CH3 है. अब यहाँ से जो H+ उड़ा था वो H+ इसको ज्वाइंट हो गया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया. तो ये बेसिकली कीटोन था, और इस फॉर्म को जहाँ पे OH के साथ डबल बॉन्ड है ये इनॉल है. तो ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहता है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहता है. जैसे कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं, वैसे ये भी यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम में दिखाया गया है, ये भी इक्विलिब्रियम में होता है. बट दीज आर नॉट resonating structures. This phenomena is not resonance. This phenomena is tautomerization. Understood? So atom cannot change its position in resonance. Next, second period elements should not violate the octet rule while drawing the resonating structures. मैंने पहले ही बताया कि सेकेंड पीरियड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं. ठीक है, थर्ड पीरियड से वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में रख पा सकते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखें. ये स्ट्रक्चर 1 है. आप देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है.
अब इसके बगल में ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो इस नाइट्रोजन के कम प्लेस में अगर दूसरा चीज होता, सपोज करते हैं कोई ऐसा चीज होता, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, चूंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। आप देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो ये क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता, और ये एलाइलिक केटाइन है। आपको समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में जो केटाइन है एलाइलिक केटाइन है, ये बहुत स्टेबल होता है इसी रेजोनेंस के कारण। तो ये क्या करता है बेटा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देता है। तो इस टाइप का रेजोनेंस कार्बन में पॉसिबल हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे 3 बॉन्ड था, 4 बॉन्ड नहीं हुआ, एक्सेस ऑफ ऑक्टेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड नाइट्रोजन को कंप्लीटेड है। तो जैसे ये बॉन्ड टूट के अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस प्लेस पर, है ना, इस प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड बनाने लगा। तो 5 बॉन्ड बनाने का मतलब इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ईच बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? Next, each resonating structures must have the same number of unpaired and paired electrons. आपके जो भी resonating structures हैं, उन सभी के पास same number of unpaired या paired electrons होंगे। For example, अगर आप एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन होता है, पहले ही बताया बेटा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड को छोड़ के ये कार्बन पे केटाइन हो, या इस कार्बन की बात करें तो ये एलाइलिक कार्बन होता है, ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। इसी जगह पर एलाइलिक फ्री रेडिकल भी हम ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। जब ये करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा अपना, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो व्हाट इज द रूल बेटा, रूल इज each resonating structures must have the same number of unpaired and paired electron। जितने भी इसके बॉन्ड्स हैं वो काउंट कर लो, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट कर लो, सेम होगा दोनों में। ओके, नेक्स्ट रूल, नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। नेट चार्ज जो है वो चेंज नहीं करेगा, नेट चार्ज कंजर्व्ड होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने ये वाला देखा था, ये वाला देखा था, आप देखो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, इस तरीके से आप देखोगे तो हर जगह पाओगे कि यहाँ पे 1 नेगेटिव था, यहाँ भी 1 नेगेटिव है, हर जगह 1 नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसका जो नेट चार्ज होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो चेंज नहीं करता है। अगर नेट चार्ज 0 है, इसका इनिशियल एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, नेट चार्ज 0 है, और ये किस तरीके से रेजोनेट करेगा बेटा, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कंजुगेट पोजीशन पे हो गया, कंजुगेटेड पोजीशन पे हो गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, एक जगह पे कहीं पे भी आप ले लो, इधर साइड में प्लस लिया है, हम यहाँ पे माइनस लेके आपको दिखाते हैं, रिवर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इक्वल ब्रेक नहीं कर रहे हैं, होमोलाइटिक डिसोसिएशन करके दोनों को फ्री रेडिकल नहीं बना रहे हैं, दोनों को हम लोग हेट्रोलाइटिक करके प्लस माइनस बना रहे हैं। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका उल्टा करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ बॉन्डिंग करना है, तो प्लस माइनस। तो जहां पे नो इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल इज पॉजिटिव, वन मोर इलेक्ट्रॉन, वन एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे CH2 पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड टूट के, यहाँ पे बेटा बना लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका रिवर्स स्ट्रक्चर बन गया, जो हम बनाए थे उसका रिवर्स, दोनों सेम है, दोनों सेम ही है, इस साइड से लो इस साइड से लो, दोनों सेम ही सिमेट्रिकल है। तो इसमें अगर आप देखें तो इनिशियली इट वाज न्यूट्रल स्पीसीज, ये न्यूट्रल है, तो फाइनली भी इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 होगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना हुआ वो उतना ही रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड जितना होगा वो उतना ही रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चार्ज जितना होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी उतना ही होगा, चार्ज भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट, व्हाई वी नीड टू डिटरमाइन
स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप देखो बेटा कि रेजोनेंस भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अभी का एक एग्जांपल हमने देखा, उसमें इस तरीके से बॉन्ड था और ये टूटकर आपको C+ और C- बना रहा है। तो इस स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 सेम स्ट्रक्चर नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस अनइक्वल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल जिसमें रेजोनेंस बन रहा है, रेजोनेंस अनइक्वल्स। अनइक्वल्स का मतलब क्या है कि इसमें से एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है, दूसरे की स्टेबिलिटी कम है। ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है ना बेटा कि जो चीज आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो, ये लेस स्टेबल है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसको अगर हम देखें तो लेस स्टेबल वाला कम पाया जाता है, मोर स्टेबल वाला ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग है। इक्विलिब्रियम में है दोनों चीज, दोनों स्ट्रक्चर 1 और 2 इक्विलिब्रियम में है। तो कौन सा स्ट्रक्चर कभी भी अगर हम इसको लें तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पार्ट किसका मिलेगा? जो मोर स्टेबल होगा उसका मिलेगा, है ना। तो ये जो मोर स्टेबल है, इसका मतलब है कि अगर इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं तो ये कंपाउंड इसके साथ रेजोनेंस में है, तो पढ़ते हैं तो उसमें उस कंपाउंड में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ज्यादा होगा, तो इसका होता है मोर कंट्रीब्यूशन। और इसका जो दूसरा कंपाउंड है जो लेस स्टेबल है बेटा, उसको बोलते हैं लेस कंट्रीब्यूशन। इसका कंट्रीब्यूशन लेस होगा, तो एक का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, एक का कम कंट्रीब्यूशन होगा, ये हुआ। अगर हम बात करें इस तरीके के कार्बोकेटाइन का, जहां पे डबल बॉन्ड ऐसे है, ठीक है, तो अब इसको देखो बेटा, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये इसको जा रहा है, तो ये इसको जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? सेम है ना। तो इस टाइप के रेजोनेंस को बोलते हैं रेजोनेंस इक्वल्स। ये दूसरा टाइप जो हुआ उसको बोलते हैं रेजोनेंस इक्वल्स। क्यों रेजोनेंस इक्वल्स? इसमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे सब इक्वली स्टेबल होगा, ये और ये इक्वल स्टेबल होगा। Both of them will have equal stability. That's why their contributions are equal. दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। यही रीजन है कि इसमें C के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो एक पाई बॉन्ड जो है दोनों में रोटेट हो रहा है, तो इसमें हर एक का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए बेटा? 1 सिग्मा बॉन्ड का। और पाई कितना है? पाई बॉन्ड कितना है? 1 है। पाई बॉन्ड कितना है? 1। और रोटेट किस किस पोजीशन में हो रहा है? कितना पोजीशन में हो रहा है? 2 पोजीशन में। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। इक्वल डिवीजन हुआ, इक्वल डिवीजन, जितना भी पाई बॉन्ड है उसका इक्वल डिवीजन हुआ दोनों स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये रेजोनेंस इक्वल्स है ना। तो कंट्रीब्यूशन आर इक्वल, लेकिन जहां पे कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप इस दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करके बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते हो, पता नहीं कर सकते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। आपको पता ही नहीं ये कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आया बात? ठीक है। तो जो बेसिक थ्योरी है उसमें वो है कि रेजोनेंस इक्वल आर मोर इफेक्टिव resonance with respect to resonance unequals. नो प्रॉब्लम? कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी है? नहीं नहीं सर। वेरी गुड। तो जो 2 नंबर है
इसको इस रेजोनेंस से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, जबकि ये कंपाउंड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी में उस तरीके से बेनिफिट नहीं होगा रेजोनेंस का। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बात? रेजोनेंस इक्वल, रेजोनेंस अनइक्वल्स क्या होता है? तो अगर दो टाइप का रेजोनेंस हो रहा है या और भी टाइप का हो सकता है, अभी हम लोग दो ही टाइप का पढ़े, ठीक है, बेसिकली यही दो टाइप का होता है अगर हम इक्वल और अनइक्वल की बात करें। अदरवाइज तो फिर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब तो हम लोग एग्जांपल पढ़ ही चुके हैं, है ना। बैक आते हैं अपने स्लाइड्स पे। अब आप देखिए तो रूल क्या है बेटा? रूल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट क्या रूल है उसको देखो। अमॉन्ग वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटा? पोलैरिटी नहीं हो। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी मोर कंट्रीब्यूटिंग देन अदर्स। जहां पे पोलैरिटी आ गया, अब इसमें दो स्ट्रक्चर हो रहा है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। अभी तुरंत ये एग्जांपल देखें तो ये स्ट्रक्चर 2 क्या होगा बेटा? लेस स्टेबल होगा। अभी तुरंत हम लोग इसको समझे है ना। और ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो वही वो बता रहे हैं कि जहां पे आपका पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस माइनस आ गया, वो लेस स्टेबल होता है। फर्स्ट एग्जांपल फिनिश्ड, फर्स्ट रूल फिनिश्ड। सेकेंड रूल क्या है बेटा? कि अगर आपका इफ two resonating structures have same number of bonds, then that the structure in which octet of every atom is complete is more contributing than structure having incomplete octet. More contributing means more stable. Okay, अब इस कंडीशन में आ जाओ। इस कंडीशन में इसका p जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देखे, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो स्ट्रक्चर 1 से स्ट्रक्चर 2 जो है आपका ज्यादा स्टेबल होगा, अगर स्टेबिलिटी का बात करें या कंट्रीब्यूशन का बात करें। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बात? जी सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं एक और बात कि C और N के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, C और N के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो एक तो है बेटा सिग्मा के वजह से, पहले से एक सिग्मा के वजह से है, और कभी पाई बॉन्ड बन रहा है और कभी स्ट्रक्चर 1 में पाई बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर 2 में पाई बॉन्ड है। और अगर ये दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटिंग होता तो पाई बॉन्ड बनना और पाई बॉन्ड नहीं बनना इक्वल टाइम कंसीडर किया जाता, तो 0.5 उसका माना जाता। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ग्रेटर देन 0.5 लिया जाएगा, यानी इसका वैल्यू मे बी समथिंग 1.6 हो या 1.7 हो या 1.8 बॉन्ड ऑर्डर, ये सब में से एक हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट राइट नाउ। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रैक्टिकल थिंग, इसको प्रैक्टिकली भी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप परफेक्टली बता नहीं सकते हो, लेकिन ट्रू और फॉल्स तो कर ही सकते हो कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1.5 होगा, लेस देन 1.5 नहीं होगा। रीजन क्या है? कि सेकेंड स्ट्रक्चर जो है मोर कंट्रीब्यूटिंग है, यानी डबल बॉन्ड ज्यादा समय के लिए रह रहा है। अंडरस्टूड? Next we have, if resonating structures have same number of bonds, then the neutral structure is more stable than the charged structure, and if both are charged resonating structures, then less charged resonating structure is more stable than more charged resonating structure. समझ में आई बात? न्यूट्रल will be more stable. तो अगर यहाँ पर बात करो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर अगर होगा और चार्ज स्ट्रक्चर अगर होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दोनों में सेम है, तो फिर वी कैन कंपेयर कि भैया जिसमें लेस चार्ज है और न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वी हैव, इन केस ऑफ चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द मोस्ट स्टेबल वन इज दैट इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस reside on the most electropositive and most electronegative element of the structure. अब इस स्ट्रक्चर की बात करो तो बेटा इसमें ये दोनों कार्बन सेम है,
तो कार्बन ऑक्सीजन के सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर में जो कार्बन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट के पास नेगेटिव चार्ज है और जो नेगेटिव है उसके पास चार्ज नहीं है। जबकि स्ट्रक्चर 2 में जो स्ट्रक्चर बी है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज मोर स्टेबल। सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज भी हो तो पॉजिटिव एलिमेंट के पास होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट के पास होना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, resonating structures in which charges are closer is more contributing, means they are more stable than that the structure in which unlike charges are far away। चार्ज जितना डिस्टेंस बढ़ाएगा स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम हो जाएगी। जैसे कि इस का फिनॉल का स्ट्रक्चर को देखो, तो फिनॉल में क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटने से यहाँ पे नेगेटिव देना, यहाँ पे पॉजिटिव देना। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको कंट्रीब्यूट कर सके। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो डेवलप हुआ, आप देख ही चुके हैं। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ। उसके बाद ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन दे रहा है बेटा, सॉरी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही है, तो ये दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। सिमिलरली अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव चार्ज ये हो गया। तो स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर करो तो 2 और 4 सेम स्ट्रक्चर है, 2 और 4 सेम स्ट्रक्चर है, थर्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो थर्ड स्ट्रक्चर जो होगा वो लेस कंट्रीब्यूटिंग होगा, है ना। और फर्स्ट और सेकेंड में नो चार्ज है, न्यूट्रल है, लेसर चार्ज है। फर्स्ट और फोर्थ में न्यूट्रल है, लेसर चार्ज है, तो ये उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। तो फर्स्ट इक्वल्स टू 4, उसके बाद कौन सा होगा जिसमें डिस्टेंस कम हो, तो सेकेंड, सेकेंड इक्वल्स टू 4। अभी हम लोग देख लिए दोनों इक्वल है, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका होगा, थर्ड का होगा। कोई समस्या है समझने में इसमें? सर कि सर फर्स्ट और फोर्थ कैसे इक्वल, आप एक बार फिर से बता सकते हैं सर? कौन सा बेटा, फर्स्ट और फोर्थ? जी फर्स्ट सर। और फिफ्थ है बेटा इक्वल, सेकेंड अच्छा और हाँ, थर्ड इक्वल है। हाँ सर, तो सेकंड और फोर्थ सर कैसे इक्वल, सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ बेटा जरूर बता सकते हैं। बेंजीन के केस में अगर उस पे एक ग्रुप जुड़ा हो, सिर्फ ये बेंजीन है और इस पे यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप जुड़ा हो, तो इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन को पारा पोजीशन बोलते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में, जी जहां होगा उसके बगल वाला को ऑर्थो बोलेंगे, दोनों साइड वाला को। जी कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, जी नहीं रहेगा तो फिर ऑर्थो ऑर्थो नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और P इज कॉल्ड para position with respect to G, M is called meta position, मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू डी, जी। तो अब अगर यहाँ पर एक फिनॉल है, आप अगर OH यहाँ पे देते हो, सो दिस इज फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अल्कोहल है बेटा, पीएच इज फॉर, पीएच इज फॉर, फेन इज फॉर बेंजीन ग्रुप, आपको बताया गया होगा बेंजीन ग्रुप को फेन बोलते हैं। और अगर बेंजीन ग्रुप में कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, कुछ और ग्रुप हो जाए, तब उसको एराइल ग्रुप बोलते हैं। एराइल पे यहाँ पे हो जाए तब ये फेनॉल नहीं होगा, यहाँ पे अगर CH3 है या कुछ और है तो ये अलग कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बेंजीन पे OH है तो ये फेन होता है, OL फिन मींस अल्कोहल, ये फेनॉल हो गया। अब अगर फिनॉल पे एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेते हैं Cl, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेते हैं Cl, तो दोनों क्या है बेटा, दोनों ऑर्थोक्लोरोफेनॉल है। आप देखिए ऑर्थो पोजीशन दोनों है, तो ये दोनों कंपाउंड क्या होगा, सेम कंपाउंड होगा, ऑर्थोक्लोरोफेनॉल। सिमिलरली दो मेटा पोजीशन भी सेम होगा, और अगर आप यहाँ पे देते हो Cl OH के, या आप इसको यहाँ पर देते हो, तो ये दोनों भी सेम कंपाउंड होगा, एंड दे विल बी कॉल्ड मेटा क्लोरोफेनॉल। ओके,
एंड नेक्स्ट इफ अपोजिट पोजिशन पे देते हो बेटा तो दैट विल कॉल्ड पारा क्लोरोफिनॉल, ये कहलाएगा पारा क्लोरोफिनॉल। तो अभी आपका कंडीशन क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है और कोई ग्रुप है नहीं। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है, ऑर्थो पे चार्ज, ये क्या है ऑर्थो पे चार्ज, है ना, तो दोनों हाँ सेम है। सर, अब जी क्लियर हो समझ गया, गया सर। जी सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब रूल्स फॉर स्टेबिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 6th रूल है, उसको देखें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच लाइक चार्जेस आर फारर अवे इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। अगर सेम चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज 2 है या किसी पे पॉजिटिव चार्ज 2 है, ये दोनों जितना दूर एक दूसरे से रहे उतना ज्यादा स्टेबल होगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे से जितना क्लोज रहे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अनलाइक चार्जेस अगर दूर जाता है स्टेबिलिटी घटता है, लाइक चार्जेस अगर दूर जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अनलाइक वाला पहले पढ़ लिए थे, लाइक वाला अभी पढ़ रहे हैं। Resonating structures in which like charges are farther away is more contributing as compared to the structure in which like charges are closer. Okay, next topic is resonance energy. What is resonance energy? Okay, तो रेजोनेंस के वजह से कोई भी कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है, कोई भी कंपाउंड स्टेबलाइज हो जाता है, जिसका एग्जांपल आप लोग पहले देख चुके हो बेटा कि H2SO4 में एक सिंपल इनऑर्गेनिक एग्जांपल अगर लें, ट्वाइस H प्लस प्लस SO4 माइनस बनाते हैं, तो ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इसका कंजुगेट बेस जो है वो स्टेबलाइज्ड है। और ये किस वजह से स्टेबलाइज्ड है? ये रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज है। रेजोनेंस क्या कर रहा है, इसका जो अनवांटेड नेगेटिव चार्ज है उसको ले रहा है SO4 में, इस तरीके से एक एक बॉन्ड सब तरफ है और 2 में डबल बॉन्ड बना दो और ये 2 को नेगेटिव चार्ज दे दो, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। इस तरीके से आप और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो पहले हम लोग किए थे। अभी इसका डायरेक्टली हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, सब पे डबल बॉन्ड और दोनों मिला के नेगेटिव चार्ज 2 माइनस, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। इसी वजह से रेजोनेंस जो हो रहे हैं, रेजोनेंस जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से इसका ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सब्सिडाइज हो रहा है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कभी नेगेटिव ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कभी कोई भी 2 मिल के ले रहा है। ABCD में 2 पेयर मिल के ले रहा है, 2 मिल के ले रहा है ना बेटा, इसलिए चार्ज सब्सिडाइज हो जाता है, जिस वजह से कंजुगेट बेस इसका स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, समझ रहे बेटा, ठीक है ना। तो अगर रेजोनेंस ना हो, सल्फेट ये मॉलिक्यूल है और इसके मान लो 3-4 जो भी रेजोनेंस हो रहे हैं, तो इसका अगर एनर्जी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो एक जो आपका SO4 है विदाउट रेजोनेंस वो हायर एनर्जी पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन इससे एनर्जी डिक्रीज करेगा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर तीसरा स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर जितना भी स्ट्रक्चर होगा, तो ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड 1, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड 2, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड 3, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड 4, इस तरीके से और भी रेजोनेंस हाइब्रिड अगर और स्ट्रक्चर हो रहा है तो वो होगा। ये एनर्जी का ग्राफ है। क्यों एनर्जी नीचे हो रहा है, एनर्जी कम क्यों हो रहा है? इसका एक ही फंडा है, लेसर एनर्जी मीन्स मोर स्टेबलाइज्ड, हायर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबलाइज।
अंडरस्टूड बेटा? तो इसका कहने का ये मतलब हुआ, यहाँ पे ये बात बताने का ये रीजन है कि रेजोनेंस के वजह से जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहा है या रेजोनेंस के वजह से हो रहा है, वहां पे एक डिक्रीज इन एनर्जी होता है। और आप अगर ओवरऑल देखो तो एक्चुअल सल्फेट जो है वो इस तरीके से अगर है आपका, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका। तो इसका एनर्जी और इसके एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो एनर्जी में डिफरेंस होगा, ये है आपका एक्चुअल सल्फेट का, और ये है आपका सल्फेट का रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी विल कॉल रेजोनेंस एनर्जी। कितना एनर्जी से वो स्टेबलाइज हुआ, उसी एनर्जी को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, which is always stabilizing in nature. Now understood what is resonance energy? It is clear now. So the energy difference between the most stable resonating structure and the resonance hybrid is known as resonance energy. आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे most stable word यूज किया गया है इसलिए क्योंकि बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में इक्वल नहीं होता है, बहुत जगह अनइक्वल है। तो जो मोस्ट स्टेबल है उससे कंपेयर करेंगे किसको? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में उसको हम, हाँ सर। सर जो एनर्जी का जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बात कर रहे हैं सर, तो एनर्जी जो होता है वो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली निकाला जाता है कि इस हाइब्रिड का ये होगा और मोस्ट स्टेबल का एनर्जी ये होगा, वैसा हाँ कुछ? हाँ हाँ हाँ, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो अप्रोक्सीमेशन पे काम करता है। एग्जैक्टली वो उसी से निकलता है, प्रैक्टिकली आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी पॉसिबल है जो बहुत ही अप्रोक्सीमेशन में नियर अराउंड में काम करता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर इज प्रैक्टिकल फिनोमेना। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन जो है वो आप पेन पेपर से भी कर ले रहे हैं ना, एमओटी बना के, ये बना के, है ना, बट दैट इज नॉट एक्चुअल मेथड। एक्चुअल मेथड आप लेबोरेटरी में कैलकुलेट करते हैं। आप देखते हैं कि सिंगल सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर अगर है तो उसका इतना, उसको तोड़ते हैं तो इतना एनर्जी निकलता है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। फिर अगर डबल डबल है तो उसमें अगर हम करते हैं तो उसमें वाई निकलता है। फिर अगर उसके बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो जेड निकलता है, उसके बीच में है तो एक्स जेड पी क्यू आर, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्केल में निकलता है। तो जितना एनर्जी निकलता है उसको उस स्केल पे फिट करते हैं और उसका बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल मेथड, और वही एक्चुअल मेथड है। लेकिन जो थ्योरेटिकल मेथड हम लोगों ने चूज किया है वो उसके बहुत अप्रोक्सीमेशन में, इसलिए हम लोग वैसे करते हैं। ओके, सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? एक बार मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? difference between most stable resonating structure, difference between most stable resonating structure to resonance hybrid और most resonate stable resonating structure के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट्स the experimental value which is calculated by the heat of hydrogenation। आप ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है रेजोनेंस एनर्जी, जिसको हम लोग मैथमेटिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के मेथड से अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस ग्रेटर इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, व्हिच इज ऑब्वियस। हायर द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका उतना नीचे होगा, तो उतना ज्यादा स्ट्रक्चर आपका stabilized होगा। The same thing they have written here, higher the value of resonance energy, greater is the resonance stabilization. Understood? Okay. Now Yes. come here, how to calculate resonance energy of benzene। आप देखो बेटा, अगर बेंजीन हो तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 and 2। In case of benzene, these two structures will have equal contribution, means they have equal energy। अब देखो, इसका अगर एनर्जी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो बोथ ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड हैव इक्वल एनर्जी, 1 and 2 resonance structures, sorry, both of the resonance structures 1 and 2 will have equal energy। और इससे जितना ही नीचे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा,
इसी का गैप को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, इसी गैप को बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। चूंकि दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है इसलिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर इसका इक्वल एनर्जी नहीं होता, एनर्जी डिफरेंट होता, तो उसमें से जो मोस्ट स्टेबल मतलब जो सबसे नीचे होता, यानी रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू सबसे कम, सपोज करो 3-4 स्ट्रक्चर है, एक का यहाँ है, दूसरे का एनर्जी यहाँ है, तीसरे का एनर्जी यहाँ है और रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ है, तो जो सबसे स्टेबल है वो सबसे नीचे होगा, उसके बीच से जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसके बीच का जो गैप होगा रेजोनेंस एनर्जी होगा। तो लोएस्ट वैल्यू आप जो लेंगे ना वो रेजोनेंस एनर्जी होगा, हाईएस्ट डिफरेंस नहीं, लोएस्ट डिफरेंस आपको लेना है। अंडरस्टूड? अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये कैलकुलेट किया गया बेटा इस बेसिस पे कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजनेशन करते हो तो 29 किलो कैलोरी का एनर्जी रिलीज होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन इस दोनों में जोड़ दो तो इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज्ड हो रहा है। ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज्ड, ये कंसेप्शन बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में कि कौन सा एनर्जी रिलीज्ड है, कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ा गया तो उसकी एनर्जी इतनी है, तो अगर इसके पास 3 बॉन्ड है तो प्रैक्टिकली आप इसको, अगर आप इसको कैलकुलेशन से कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इसको 3 × 29 करोगे, 3 बॉन्ड को तोड़ने में 3 × 29 किलो एनर्जी लगता है ना, विच इज 87 किलो कैलोरी एनर्जी, ये किया गया। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर बेंजीन, अगर आप एक्चुअल बेंजीन लो और उसको आप करो तो उसका 51 किलो कैलोरी लगता है। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैलकुलेट आपने किया 87 और एक्चुअली आपको लग रहा है इतना ही, तो ये 36 किलो कैलोरी जो हो गया ये रेजोनेंस एनर्जी हुआ। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये यही रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी, ऑफ कोर्स पर मोल, एक मोल के लिए ही निकालते हैं हम लोग। तो जो बेंजीन है सर आपका, वो अगर रेजोनेंस ना होता तो उसकी एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा होती, लेकिन अभी रेजोनेंस होने के वजह से वो 36 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया, इसीलिए। और बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिसिटी आने से देखिए किस तरीके से ये स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। अगर C डबल बॉन्ड C है, इसको आप H2PD से ऐड कराओ तो इट विल इजीली एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन, इट विल हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन बेंजीन को आप कहो कि भैया तुम थोड़ा H2PD से रिएक्शन कर लो और एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ले लो, बोलेगा नो रिएक्शन सर, I have my stable configuration in aromaticity. If I will add 2H2, I will lost my aromaticity to form this structure. I will break one of my bond, so my aromaticity will lost, my resonance will lost. तो मैं नहीं करूंगा सर, so I am not going to participate in reaction because I am very stabilized, means I am not reactive at all for this reaction. The reaction which is going to break my aromaticity, for that reaction I am not responsible, I will not participate in that reaction at normal condition. लेकिन इसको लाठी मार के बोलेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर दे देंगे, बहुत हाई कैटलिस्ट दे देंगे, तो फिर वो कर लेता है, ठीक है, तब फिर उसको करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन अल्टीमेटली करा देते हैं हम लोग हाई रिएक्शन देके। तो अभी समझ में आ गया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन इफ वी नो heat of hydrogenation. Okay, okay beta, you may get one numerical problem based on that. इसके बेसिस पे जहां पे बेंजीन लिया गया है वहां पे कुछ और कंपाउंड लेके, या बेंजीन का ही एज इट इज क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन, ठीक है, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये कौन है बेटा, ये क्या करेगा, इसका रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, अब देखो इसका रेजोनेंस होगा CH3, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ भागेगा, ये साहब को पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन लेके भागा, एक बॉन्ड यहाँ हटाइए,
है ना, एक बॉन्ड यहाँ पे हटाइए, और ये हो गया डबल बॉन्ड। इस साहब के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस साहब के साथ प्रॉब्लम है कि इस साहब को डबल बॉन्ड तो है, यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, अब ये ब्रेक करना चाहेगा जिससे कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाए। तो अगर ये कंडीशन होता, अगर सिंपल सा ये कंडीशन होता, तो ऑक्सीजन इसको डबल बॉन्ड देता, यहाँ नेगेटिव आ जाता। लेकिन ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन इसलिए नहीं है कि साहब इसके कंजुगेशन में और डबल बॉन्ड है जो इसको बेंजीन बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। ये बोलेगा आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर रेजोनेंस बिकॉज आई विल लॉस माई एरोमेटिसिटी, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेगेटिव चार्ज, यू जस्ट keep it on your head. That's why this is no stabilized by resonance and this is stabilized by resonance. तो रेजोनेंस एनर्जी अगर हम देखें इस तरीके से, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। सो दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। अंडरस्टूड? मैटर समझ में आया? या इसका रेजोनेंस होने के लिए बेंजीन रिंग तोड़ना पड़ रहा है। बेंजीन रिंग तोड़ना कष्टकारक है, उससे एनर्जी रिलीज होगा बहुत सारा, की एनर्जी गेन होगा। बेंजीन स्टेबल है, उससे लेस स्टेबल में जाना है उसको, तो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी गेन करेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? कंसीडर बेटर रेजोनेंस फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूल हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। जो हमने आपको पहले बताया, रेजोनेंस इक्वल्स एंड रेजोनेंस अनइक्वल्स। ये इसका एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है। अगर आप यहां करो, सो 1 and 2 इज नॉट इक्वल स्ट्रक्चर, बट इन दिस केस A and B आर इक्वल स्ट्रक्चर्स। तो जो इक्वल है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर होगा। ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुके थे। ओके, अंडरस्टूड सर? यस सर। नेक्स्ट, aromatic compounds have more resonance energy than non-aromatic compound। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े कि एरोमेटिक के वजह से स्टेबलाइजेशन होता है। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? इन लार्जर कंजुगेशन, अगर एक ही जगह कंजुगेशन है, आप देखो यहाँ पे कितना कंजुगेशन है, ये और ये दो कंजुगेशन है, यहाँ पे 1 2 3 कंजुगेशन है। तो जहाँ पे कंजुगेशन ज्यादा होगा वहां पे रेजोनेंस एनर्जी बेटर होगा और वहां पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज रेजोनेंस एनर्जी विल बी मोर व्हेन pi bond lone pair conjugation is present than pi conjugation। अब देखो क्या है बेटा, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इंस्टीड ऑफ पाई कंजुगेशन। अब आपको पता है कि नेगेटिव कौन है ज्यादा? नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा नेगेटिव है, पाई बॉन्ड ज्यादा नेगेटिव है, उसके सॉरी पाई बॉन्ड से ज्यादा लोन पेयर ज्यादा नेगेटिव है ना। यहाँ पे लोन पेयर लिख देते हैं, फिर पाई बॉन्ड, उसके बाद फिर वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब पॉजिटिव होते जाते हैं। हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था। तो आप देखो कि अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है और इसको रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अच्छा रेजोनेंस करेगा, जबकि पाई और पाई दोनों एक ही जैसा है, ये पाई भी पुअर है, ये पाई भी पुअर है in comparison to lone pair। Lone pair means there are two electrons which are unbounded available for bonding. Pi bonding means there are two electrons but they are used। Understood? So resonance energy will be more when pi bond lone pair conjugation is present than pi conjugation। यहाँ पे देखो pi है, अल्टरनेट यहाँ pi है, यहाँ pi है, अल्टरनेट यहाँ लोन पेयर है। सो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा और ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबलाइज होगा प्रीवियस वन से। Understood? So now I welcome doubts on resonance energy. If you have any doubt, we can discuss.